हेलो, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं प्रोफेसर एक्स केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे ही हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ETC। सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि IIT हो, नेट हो और UGC हो, CSIR हो और SSC के एग्ज़ाम हो। तो सभी में इन टॉपिक से एक दो सवाल देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के। तो आज हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली होती क्या है, बताते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम किसी गैसियस एटम से, किसी भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव इन ए आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, दिस एनर्जी कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी वेस्ट होती है या यूज होती है, उससे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम डेल्टा आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसे हम डेल्टा आई से डिनोट करते हैं। इसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो हम इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखेंगे। इसका जनरल ट्रेंड क्या होता है? इसका जनरल ट्रेंड होता है, देखो मैं बता दूं, जनरल ट्रेंड होता है जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाओगे, यानी कि ये हमारी कोई पीरियोडिक टेबल है, ऐसे करके बनी होती है, ये पीरियोडिक टेबल है। अगर आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो डेल्टा आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। जनरल ट्रेंड है, इसमें एक्सेप्शन हैं, जो एक्सेप्शन हैं वो हम बताएंगे, वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। और ग्रुप में ये हमारे ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारी डेल्टा आई जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों इधर जाने पे इंक्रीज हो रही है, क्यों नीचे जाने पे डिक्रीज हो रही है, तो ये बताते हैं हम। तो आपके लिए बता दें कि ये बेसिकली डिपेंड है इसके एटॉमिक साइज़ पे, जेड इफेक्टिव पर, ठीक है। जो इस एटम का जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उसका साइज़ उतना ही कम होगा, और जिसका साइज़ जितना कम होगा उसकी उतनी ही अधिक आयनाइजेशन एनर्जी होगी। यानी कि एक ऐसा मान लो कि ये कमरा है, ठीक है, यहाँ पर टीचर बैठे हुए हैं, ये टीचर बना दे हमने, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये ओनली 4 ही स्टूडेंट है और एक कमरे में कमरा भी बड़ा है, यहाँ टीचर बैठे हैं, ये टीचर हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। मान लो ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, और भी कर लेते हैं, ये स्टूडेंट हैं सारे। तो अगर इनसे एक स्टूडेंट ये वाला यहाँ से चला भी जाता है लास्ट वाले गेट से, आपने बंक किया होगा, या फिर ये भी चला जाता है गंगा नहाने, ज़्यादातर बच्चे हॉल में जाने गंगा नहाने के लिए बंक मारते हैं, कुछ खेलने के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर यहाँ से ये सभी पे अट्रैक्शन फोर्स, टीचर का अट्रैक्शन फोर्स, अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता सब पे बराबर है, लेकिन इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, तो इनमें थोड़ा जो शील्डिंग आती है, इनके बीच में गैप बना होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव हो सकता है, ठीक है ना। तो साइज जितना इंक्रीज होगा, यानी साइज इंक्रीज होने पर हमारा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में लेस एनर्जी अमाउंट चाहिए,
लेस एनर्जी अमाउंट चाहिए इसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आगे हम बताते हैं इसकी अब पूरी प्रोसेस क्या है होती है। ठीक है, तो इसका हम जनरल ट्रेंड लिख लेते हैं। जनरल ट्रेंड इन फर्स्ट लिख इन पीरियड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, और ग्रुप में नंबर 2 इन ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे आना। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि नीचे जाने पर पीरियड में वो ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्योंकि इनका रिलेशन लिख देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि आयनन विभव, हिंदी में बोलते हैं आयनन विभव के समानुपाती है, जेड इफेक्टिव के समानुपाती है और साइज के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो अब हम आपके लिए इनका एक्सेप्शन बताते हैं। एक्सेप्शन क्या है? ठीक है, जैसे कि हम बताते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यानी कि हमारा कोई भी एक मेटल है, गैसियस एटम, अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो M+ हो जाएगा, M+ होगा, तो इसे बोलेंगे हम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हमने, एक्साइट किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया तो इसे बोलते हैं IE1। अगर इससे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उससे बोलेंगे IE2। IE2 की वैल्यू IE1 से हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, मोस्टली ज़्यादा होती है, कहीं कहीं अगर आपके लिए फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और फिर उसके बाद भी अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछे तो उसके लिए उससे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है ना, तो पहला है हमारा पीरियड में बात कर लेते हैं, तो हम फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमारी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, बात करें तो यहाँ पर नियॉन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अच्छा, अब इनका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके तो लिखेंगे नहीं, अब मैं आपके लिए बता देता हूँ जो एक्सेप्शन वाले हैं। एक तो हमारा एक्सेप्शन वाला बेरियम है और हमारा नाइट्रोजन है। बताते हैं कैसे। यदि हमारा ऑर्बिटल फुली फिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी अपने निहेवियर यानी अपने पड़ोसी से अधिक होती है। अगर स्टेबिलिटी है तो उसमें उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो देखो इसका बेरियम का बता देता हूँ। देखो 1s2 और 2s2, तो 2s मेरा हमारा फुली फिल्ड है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी इससे अपने से अधिक होगा। इसकी स्टेबिलिटी, बेरियम की स्टेबिलिटी बोरॉन से अधिक होगी। सेम
का नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन से अधिक है, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर कभी कभी पूछता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मोर स्टेबल है। ऑब्वियसली बात है कि अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मोर स्टेबल है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर लिखेंगे हम लिथियम। लिथियम के बाद आएगा बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरियम, बेरियम के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन के बाद कार्बन, बेरियम, बेरियम के बाद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। नियोन तो आप जानते हैं, नियोन तो एक है ही इनर्ट गैस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर ये आएगा। ओके, इसका करेक्ट ऑर्डर ये आएगा। और बात करते हैं ग्रुप में केवल ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 ही एक्सेप्शनल ग्रुप हैं। तो ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, ठीक है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को लिख लेते हैं हम। ग्रुप 13 होती है बोरॉन फैमिली, 14 होती है हमारी कार्बन फैमिली। तो बेरियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और कार्बन फैमिली सिलिकॉन, जर्कोनियम, एसएन और पीवी। ठीक है, अगर हम ग्रुप 13 की बात करते हैं तो ग्रुप 13 का ग्राफ आता है ऐसे करके, पहला ऊपर दूसरा नीचे, पहला ऊपर फिर नीचे। ठीक है, और इसका ट्रेंड ओनली ये नीचे होता है बस, बाकी सभी ऊपर, क्योंकि इनका साइज छोटा है। जब साइज छोटा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसका साइज़ कम है, साइज़ कम है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सारा खेल किस पर है, साइज़ पे, सब चीज़ साइज़ पे डिपेंड है। साइज़, अगर आप साइज़ को कंपेरिजन कर लेते हो, अगर साइज़ आपके लिए क्लियर है, ठीक है, साइज़ क्लियर है तो जेड इफेक्टिव क्लियर होगा, जेड इफेक्टिव क्लियर होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्लियर होगी। ठीक है, तो इसका यही एक्सेप्शन है। यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, मैं एक वो लिख देता हूँ, सिंबल लिख देता हूँ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ होता है ट्रांजिशन, यहाँ पर हो जाता है हमारा ट्रांजिशन मेटल आ जाते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपके लिए। देखो, बेरियम एंड बोरॉन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी जाता है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, पोटेशियम और कैल्शियम में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अगर आपके लिए एटॉमिक नंबर याद हैं और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप इसके लिए आसानी से कर सकते हो, और आपका कोई भी सवाल आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। आई होप आप समझ चुके होंगे। देखो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका 5, ये हो गया हमारा 12, ये 13, ये 19, ये 20। ठीक है, अब कंपैरिजन करके देखोगे तो ये आता है 2s2, ये आता है 2p1, ठीक है, ये आता है 3s2, ये आता है 3p1,
ठीक है। और ये होता हमारा 4s2, तो ये होगा हमारा 4s1। तो अब इसका हम कंपैरिजन करें तो जो स्टेबल है उसके एटॉम आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ये इंक्रीज है, स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो बस ट्रेंड बन गया इसका। ये इससे ज़्यादा स्टेबल है तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, और पोटेशियम से कैल्शियम की ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रह रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में टैप करें, अपना कमेंट दें और बताएं आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है और इसका बेनिफिट किन किन के लिए मिल रहा है। ठीक है। और आपके लिए जो भी जिस भी टॉपिक में डाउट हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, मेटालिक बॉन्ड, मतलब केमिस्ट्री में जिस भी टॉपिक में आपके लिए कोई भी डाउट है तो वो कमेंट दें और हम जल्द से जल्द उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और चलो ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।